नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका राय स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव। आज एक बहुत ही संजीदा खूबसूरत टॉपिक जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, भारत का चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर पहले आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। इसके बाद उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइएगा, समय व्यर्थ नहीं करूंगा और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगा और लाइक जरूर करें। बने रहें वीडियो के लास्ट तक। आइएगा, अगर हम बात करें चुनाव आयोग की तो सबसे पहली बात, भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है। याद रखेंगे बेटा कि भारत में निर्वाचन जो है वो कहां से कॉपी किया गया है। तो भारत में अगर बात आ जाए निर्वाचन की तो यह लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, अर्थात ब्रिटेन से लिया गया। यह पहला बेसिक है। इसके बाद आपसे जो अगला बेसिक पूछा जाता है वह यह कि निर्वाचन आयोग की चर्चा कहां पर की गई है। तो बेटा याद करेंगे, भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये कहां कहां पाया जाता है। ये पाया जाता है संविधान के भाग नंबर 15 में, और इसके जो अनुच्छेद हैं वो बेटा अनुच्छेद हैं 324 से 329 तक। ये आपके क्या है, ये आपके सभी के सभी आपके मिल जाते हैं आर्टिकल जहां पर हमारे निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। अगर हम निर्वाचन आयोग की जर्नी की बात करें यानी कि निर्वाचन आयोग की यात्रा की बात करें, तो जब भारत हमारा आजाद हुआ तो आजादी के साथ भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। पहला चुनाव 1951 और 52 में आयोजित करना था, तो उसके लिए जरूरत थी कि हम एक निर्वाचन आयोग का गठन करें। तो इस क्रम में 1950 से लेकर आगे तक यानी कि 1950 में जो हमारे प्रथम थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, याद रखेंगे मतलब प्रथम और मुख्य, आपका नाम था एस के सेन, यानी कि सुकुमार सेन जी मुख्य भी थे और पहले भी थे निर्वाचन अधिकारी या इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर चीफ थे। और 1950 में इनका गठन हुआ, मतलब इनको पद दिया गया। और इसके बाद यह क्रम क्या रहा, आगे चलता रहा। 1900 बेटा 89 तक हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसमें केवल एक सदस्य थे। कितने सदस्यों से बनाया गया था, इसमें केवल एक सदस्य ही थे। लेकिन इसके बाद यानी कि अगले क्रम में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, 1989 से लेकर 90 तक इसमें क्या किया गया, एक चेंज किया गया। 89 से 90 तक इसमें यह चेंज किया गया कि इलेक्शन कमीशन को बेटा बना दिया गया 3 सदस्य। कितने सदस्य हो गए, तो इसके सदस्यों की संख्या कर दी गई 3। फिर से एक बार परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में यानी कि 1990 से 93 तक ये इलेक्शन कमीशन में फिर से परिवर्तन हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, एक सदस्य रखा गया। कितने सदस्य थे, एक सदस्य थे। लेकिन 1993 के बाद अब तक इसमें 3 सदस्य होते हैं। अब यहां 3 सदस्य का बेटा मतलब है 1 + 2, अर्थात एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे और 2 उनके सहायक यानी कि अन्य निर्वाचक आयुक्त या निर्वाचन अधिकारी होंगे। आपको एक बात याद रखनी है, चूंकि निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा हमारे संविधान के भाग में की गई है, अर्थात निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। तो ये बात याद रखेंगे, ये बेसिक था। इस समय राजीव कुमार जी आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। मैं बात कर रहा हूं मार्च महीने की 2023 में। मार्च महीने में 2023 में जो निर्वाचन अधिकारी हैं आपका नाम है राजीव कुमार। कहीं पर लिख देता हूं, 2023 में राजीव कुमार जी हैं।
और आपको एक बात यहीं पर बता देता हूं कि एक बार ऐसा भी हुआ है कि भारत के निर्वाचन अधिकारी में एक महिला भी निर्वाचन अधिकारी बनी थी। साल था बेटा 1990, जब एक महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी थी, नाम था रमा देवी। 1990 में कुछ महीने के लिए रमा देवी जी को क्या बनाया गया? भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। तो ये वो बेसिक चीज थी जो हमें जाननी जरूरी थी, क्योंकि आगे हम जो बात करेंगे वो हम संवैधानिक रूप से अनुच्छेदों के साथ चर्चा करने वाले हैं, बातें करेंगे आगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में जानेंगे और इस संस्था के बारे में जानेंगे। आपको मैं बता दूं, हमारा जो निर्वाचन आयोग है बेटा, यह सलाहकारी भी है और यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में भी काम करता है। सलाहकारी का मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह सलाह भी देता है कि कौन सा सदस्य अब निर्वाचन लड़ने योग्य है और कौन सा सदस्य निर्वाचन लड़ने के योग्य नहीं है। साथ ही साथ यह दंड का प्रावधान भी करता है सदस्यों की निर्योग्यता पर उन्हें, या कहीं चुनाव में धांधली हो रही है तो चुनाव रद्द करने की भी पावर इसके पास होती है। आइएगा, ऐसे अधिकारी बनने के लिए हमें जानना पड़ेगा अधिकारी के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं हट जाता हूं, प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट प्यार से ले लीजिएगा और फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, थैंक यू। अब चलते हैं आगे और इसको साफ करते हैं। चलिएगा, हम बात क्या करेंगे बेटा? हम बात करेंगे योग्यता के बारे में कि क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आप निर्वाचन अधिकारी बनना चाहते हैं। सबसे पहले जरूरी है निर्वाचन अधिकारी बनने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं। और यह बात कहां बताई गई है? संविधान में। अर्थात संविधान किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी बनाने की कोई योग्यता की बात नहीं करता। परंपराओं में नियमों को बनाया गया, कहा गया कि वही व्यक्ति को हम क्या बनाएंगे? निर्वाचन अधिकारी बनाएंगे जिसके पास प्रशासनिक अनुभव हो, जो आईएएस रह चुका हो, प्रशासनिक अनुभवी। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आईएएस रह चुका है या आईपीएस वगैरह रहा हो, प्रशासन के रूप में बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम भारत का क्या बनाते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग का सदस्य बना सकते हैं। पूरी की पूरी पावर राष्ट्रपति को सौंप दी गई है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना सकते हैं। उसके पास क्या योग्यता होगी, यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो कोई बात नहीं, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि गांव से जंगी बुधई को उठा के बना दिया जाएगा, नहीं। प्रशासनिक अधिकारी 10 साल का अनुभव होना चाहिए आईएएस में कम से कम, तभी बनाया जाएगा। तो हिडन में कुछ भी हो, मतलब बाहर कुछ भी हो, हिडन वाला भी आपको याद रखना है। चलेगा, अब चलते हैं। अगर हमारे पास, हाँ एक चीज क्लियर है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी व्यक्ति को हम निर्वाचन अधिकारी नहीं बनाते, ये बिल्कुल डैम श्योर है। निर्वाचन के बाद जो निर्वाचन अधिकारी, अगर उसकी हमारे पास योग्यता पता चल गई, तो अगली चीज होती है कि उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो आइएगा बात करते हैं कि इसकी जो नियुक्ति है वह नियुक्ति कहां से होगी। तो याद रखेंगे बेटा कि आर्टिकल नंबर 324 कहता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अगर जरूरत हो तो अन्य अधिकारियों को मिलाकर निर्वाचन आयोग का निर्माण किया जाएगा। यह शक्ति पूरी तरह से राष्ट्रपति के पास है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अपॉइंटमेंट होता है और इसके लिए दूसरा कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता। राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी या अन्य निर्वाचन अधिकारी बनाया जा सकता है। अगर इतना पता चल गया तो अगली चीज हमारे सामने आती है कि इन्हें शपथ कौन दिलाएगा। तो शपथ याद रखेंगे कि इन्हें शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति महोदय का होता है।
राष्ट्रपति जी ही इन्हें क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, ओथ और अफर्मेट करते हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शपथ ले लेता है तो आखिर कितने दिन तक वह अपने पद पर बना रहेगा, उसका कार्यकाल क्या होने वाला है। तो आइएगा हम बात करते हैं कार्यकाल की। देखो बेटा, याद रखेंगे कार्यकाल में यहां पे क्लियर क्लियर कहा गया कि 6 साल या 65 वर्ष की आयु। जैसे मान लीजिएगा कि मैं 50 साल में बना तो मैं 6 साल तक रहूंगा, 56 तक। अगर मैं 62 साल पर बना तो मैं 65 पे रिटायर हो जाऊंगा, या मेरा डेथ हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी तो कार्यकाल खत्म, या मैं रिजाइन कर दूं, क्या कर दूं, मैं त्याग पत्र दे दूं। तो अगला क्वेश्चन आता है सर जी फिर किसे दोगे त्याग पत्र, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। या एक चीज और आती है कि इनको क्या किया जा सकता है, इन्हें हटाया भी जा सकता है, पद से इन्हें हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जा सकता है, थोड़ा सा यहां ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन, तो इन्हें हटाने की प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाएगा उसी तरह से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाया जाएगा, अर्थात पावरफुल हो गया। और ये स्वायत्त संस्था है, किसी के दबाव में काम नहीं करती। स्वायत्त संस्था मतलब इसको सारी पावर इसके पास स्वयं की होती है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जो अन्य होते हैं, जो अन्य निर्वाचक आयुक्त है मुख्य के अलावा, जैसे वर्तमान में 2 हैं, तो अगर इनको हटाना हो तो थोड़ा सा ध्यान इनके लिए भी आपको रखना पड़ेगा। क्या, मुख्य की सलाह पर, मुख्य की सलाह पर राष्ट्रपति, अर्थात इन्हें पद की सहूलियत प्राप्त नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स है, अब बन गए तो अब हमें 6 साल तक कोई नहीं हटा सकता, कभी भी मूड करेगा, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह दे कि इनको राष्ट्रपति जी हटा दो तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन मुख्य को कैसे हटाया जाएगा, तो मुख्य को हटाने का एक तरीका होगा। तरीका क्या होगा कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर मीटिंग करें, लोकसभा में अलग बिल पास हो, राज्यसभा में अलग बिल पास हो, यह बिल राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति जब उस पर साइन करेगा तब हटाया जा सकता है। अब यहीं पर एक बात आपको और समझनी है बेटा कि अगर यहां पर आपने इनको जो योग्यता दी है वो योग्यता किसके बराबर दी है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, तो याद रखेंगे वेतन, वेतन भी किसके बराबर होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन भत्ता सैलरी अलाउंसेस जो भी मिलता है, इनको भी ये सारी चीजें मिलती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लग रहा होगा, बने रहिएगा। आगे चलते हैं मेरे साथ थोड़े से और एक सफर में, और यहां पर हम क्या बात करेंगे, कार्यकाल आपने देख लिया, तो कार्यकाल के बाद भाई काम क्या करते हैं, वर्क, कार्य क्या है आखिर इनके, तो आइएगा हम बात करते हैं कि इनके कार्य क्या है, किस वजह से इनको जो है, आइएगा कार्य। नंबर एक काम है निर्वाचन करवाना। निर्वाचन किसका किसका, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति का, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गए। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट है, सांसद। सांसद मतलब चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के। इसके अलावा ये जो हमारे MLA होते हैं, मैं MLA क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद रहे, विधानसभा के सदस्य, विधायक जी प्लस MLC यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इनका भी चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है, हमारे निर्वाचन अधिकारी के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव इनके द्वारा करवाया जाता है। दूसरा कार्य इनका क्या है, जो हमारी मतदाता सूची है इसको तैयार करना, और कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं होगा। आर्टिकल है 325। नियुक्ति,
कार्यकाल, पद, ये सब आर्टिकल 324 में है। कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नहीं बाहर जाएगा, यह है आर्टिकल नंबर 325 में। और ये तैयार कौन करेगा? तैयार करने का कार्य निर्वाचन अधिकारी के पास ही हमारे होता है। इसके अलावा इसके कार्य क्या है? राष्ट्रीय दल और राज्य दल का दर्जा। कौन सा दल अब राज्य का दल हो गया, यानी कि राजकीय दल, राष्ट्रीय दल कौन हो गया, यह दर्जा देने का काम भी हमारे निर्वाचन आयोग के पास ही होता है। यही बताता है कि कौन राष्ट्रीय दल हो गया, कौन राजकीय दल हो गया। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि कई जो दल होते हैं उनके पास अपना चुनाव चिन्ह होता है। अर्थात कार्य हो गए 3, 1 मिनट, 1 2 3 काम हो गए। तो अब चौथा कार्य है इसका क्या? चौथा कार्य है चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह को क्या करना? आवंटित करने का कार्य भी क्या होता है? इन्हीं का होता है। एक और कार्य करते हैं, और एक कार्य क्या करते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को सदस्य कौन से? एमपी, एमएलए, एमएलसी की निर्योग्यता पर सलाह देना। यहां पे निर्योग्यता पर सलाह देने का मतलब क्या है? कई लोग फर्जी कागज जमा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, भैया आपका ऐसा कोई काम नहीं है। ईवीएम से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। एक ईवीएम में कितने लोग होंगे? प्रॉक्सी वोट किसे कहा जाएगा? इनवैलिड वोट किसे कहा जाएगा? डाक से मतपत्र कैसे होगा? ये सारे नियम बनाने का कार्य अभी इनके पास है। हालांकि इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 भी हमारे पास मौजूद है, जो इनको बताता है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कोई हथियार लेकर चुनाव जबरदस्ती करवा रहा है, तो आपको वहां पे ध्यान देना, आप वहां पे अपनी पावर यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है सलाहकारी शक्ति। ये सलाह ले सकती, मतलब भारत का राष्ट्रपति इनसे सलाह ले सकता है। कोई भी अगर चुनाव से जैसे कौन सा सदस्य निर्योग्य है, उसके पास क्वालिफिकेशन इतनी है कि नहीं, वो ये सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ ये अर्ध न्यायिक होते हैं। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है बेटा? ये पूरी तरह से कोर्ट नहीं है, लेकिन क्वासी जुडिशरी का काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बूथ कैप्चरिंग कर रहा है और किसी व्यक्ति के ऊपर फाइन लगाना है कि आपने चुनाव में गड़बड़ी की, तो ये ऐसा काम कर सकते हैं। यानी कि सलाहकारी के साथ साथ इनके पास क्या होते हैं? सलाहकारी हो गया, अर्धन्यायिक, ये इनके कार्य हैं। सलाह देना, चुनाव करवाना, न्याय करवाना, ये सारे इनके क्या होते हैं? कार्य होते हैं। और अगर कहूं मैं मतदाता सूची तैयार करना, तो ये प्रशासनिक कार्य होता है, ये भी लिख लीजिएगा। ये इनके प्रमुख कार्य हैं, प्रशासनिक। तो खैर छोड़िएगा, ये अपना क्या था? बेस था हमारे इलेक्शन कमीशन का। आइएगा अब आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आपको समझ आए कि हमने जो किया उसका कितना महत्व है और उसका कितना ज्यादा क्रेज होने वाला है। चलिएगा देखते हैं भाई, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप ऐसे बढ़ेंगे। चलिएगा मैं ही आगे बढ़ा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? किस देश के अनुरूप है? मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया था कि किसके अनुरूप है। ये अनुरूप है ब्रिटेन के अनुरूप है। ओके, गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई? आ जाओ अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नाम है सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। परिसीमन आयोग, यह बहुत अच्छी बात है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। परिसीमन आयोग होता क्या है? कितनी कहां पर सीट होगी, कितनी जनसंख्या पर वहां पर सांसद, वहां विधायक चुने जाएंगे, एक जिले में कितने सांसद होंगे, कितने विधायक होंगे, यह सारा काम परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग अंतिम 2002 में बनाया गया और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अमूमन भारत का निर्वाचन आयोग ही इसका अध्यक्ष होता है। देन सही आंसर इज द सी। सी क्या है आपका भैया? सही आंसर है, मुख्य चुनाव आयुक्त ही इसका अध्यक्ष होता है। आइएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4।
भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का, ये तो आप बता ही दोगे। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो ये नहीं कराता, ग्राम पंचायत का, नगर निगम का चुनाव नहीं कराता, इसका कार्य राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसका कार्य कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? मैंने निर्वाचन आयुक्त बताया था, अन्य वाला नहीं बताया, बट कोई बात नहीं, अन्य वाले भी राष्ट्रपति महोदय को ही क्या करते हैं? अपना इस्तीफा देते हैं। सब राष्ट्रपति को ही देंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना, सही है, 1+2। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आर्टिकल है 324। सी ऑप्शन गलत है, तो कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा जो हमने शुरुआत में की थी। 1950 से 89 तक भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में था, सही बात है। 1989 से राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, सही बात है। सन 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया, यह भी सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर कार्य कर रहा है, सभी कथन क्या है? सही है। चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। चुनाव भाई धोखे के साथ नहीं होना चाहिए। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन ये क्यों करेगा? वोटर थोड़ी ना। चिन्ह का आवंटन करना, निर्वाचन की तारीख तय करना, निष्पक्षता बनाए रखना, चयन करने का कार्य इनके पास नहीं होता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना है? तो बेटा आपको पता है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 साल 65 वर्ष। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज यहां पर मैं आपको जो बतानी रह गई, मैं बता देता हूं कि कई बार पूछा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन संबंधी समितियां जो बनाई गई या सुधार की जो सिफारिशें आई, वो सिफारिशें किसके द्वारा की गई थी? प्लस आपको मैं अलग से बता दूं, भारत में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में मतदाता की उम्र कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। पहले ये 21 साल थी, अभी 18 हो गई। ये कब से हुई है? 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से हुई है। और आपको जो मैं एक और बात बताने वाला था कि निर्वाचन संबंधी जो प्रमुख संस्थाएं रही जिन्होंने रिकमेंड किया, जैसे बार बार पूछा जाता है दिनेश गोस्वामी समिति, जिसका संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधार से संबंधित है। तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति, जैसे दिनेश गोस्वामी है उसी तरह से आपका तारकुंडे समिति है। इसका भी आपसे क्वेश्चन आता है। एक आपका इंद्रजीत गुप्ता और एक आपका के संथानम। ये सभी वे समितियां हैं जिन्होंने रिकमेंड किया कि भारत में जो चुनाव है उसमें चुनाव आयोग में कुछ सुधार किए जाने चाहिए, चुनाव में कुछ सुधार किए जाने चाहिए। इनकी बातें मानी गई और अप्लाई की गई। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं निर्वाचन आयोग से संबंधित अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। एक बात याद रखिएगा कि निर्वाचन अधिकारी 65 साल के बाद दूसरा कोई भी पद धारण कर सकता है। यहां पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार उसके बाद किसी भी पद को धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये सेशन
उम्दा लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। मुझे दीजिएगा आज्ञा, टाटा बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।